हाय फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं कि चार्ज का यूनिट क्या हो सकता है और हमें प्रैक्टिकली या तो फिर जब भी हम लिखते हैं तो उसका यूनिट एक फिक्स पैटर्न में क्यों होता है। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम एसआई टू सीजीएस तो इसके कन्वर्जन फैक्टर्स क्या होंगे, तो उसके बारे में आज का लेक्चर होगा। यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो बेसिकली हमें हर एक को पता है कि यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलम, उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर सी से। तो ये बेसिकली एसआई यूनिट है। लेकिन जब भी हम यूनिट लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसे लिखा जाता है 1 माइक्रोकूलम, 1 नैनो कूलम। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ऐसे नहीं लिखते हम कि 10 कूलम, 20 कूलम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको इतने बड़े अमाउंट में नहीं ले सकते। अब देखो 1 माइक्रोकूलम यानी कि होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे 10 कूलम तो देखो यहाँ पे 10 कूलम इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। लेकिन अब देखो कि अगर हम माइक्रो कूलम में लेते हैं या तो फिर कूलम में लेते हैं तो उसका असर किस तरह से हो सकता है। बेसिकली देखो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0k इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे दो चार्जेस है हमारे पास Q1 एंड Q2। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर और यहाँ पे इनका जो वैल्यू होता है वो भी हम कंसिडर करेंगे 1 कूलम एंड आल्सो 1 कूलम। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस तरह से कंसिडर किया और समझो कि ये दोनों चार्जेस को हमने वैक्यूम में रखा है। जो मीडियम है इट इज वैक्यूम या तो फिर एयर। तो वैक्यूम एंड एयर के लिए इस पूरे टर्म का वैल्यू हो जाता है 9 इंटू 10⁻⁹। वो फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो ये था पूरा वैल्यू फॉर वैक्यूम या तो फिर एयर। अगर अदर कोई मीडियम होता है तो उसके लिए हमने उसका वैल्यू चेंज कर देते थे। अब देखो यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू 1 कूलम इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसे पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फोर्स बनेगा वो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू देखो, यहाँ पे फोर्स का जो वैल्यू होगा इट इज 9 इंटू 10⁻⁹, यानी कि ये बहुत ही लार्ज फोर्स होता है इस केस में। लेकिन चार्जेस का वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 कूलम एंड 1 कूलम ही लिखा था। लेकिन अगर हम वहाँ पे उनका वैल्यू 10 कॉलम एंड 20 कॉलम लिख देते थे तो ये आंसर आ जाता था। फिर इससे और 200 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था, यानी कि इस केस में फोर्स और भी बड़ा हो जाता था। तो इतना बड़ा फोर्स तो बेसिकली हम अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि इसके वैल्यू जो है ये फोर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इसलिए इतना बड़ा फोर्स आपको नहीं चाहिए। इसलिए आप क्या करते हो कि इन चार्जेस का वैल्यू ही आप घटा देते हो। अगर हम बात करेंगे माइक्रो कूलम की तो माइक्रो कूलम में ये क्या आता था आंसर, F इक्वल्स टू एज इट इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू देखो फर्स्ट चार्ज 10⁻⁻6, सेकंड चार्ज 10⁻⁻6। तो ये फोर्स कम होता था। तो इस केस में ये फोर्स हो जाता था 9 इंटू 10⁻⁹ ये हो जाता था -3। तो ये इसकी वैल्यू कम होती थी। तो यहाँ से हम स्मॉल फोर्सेस से लेके मैक्सिमम फोर्सेस तक जा सकते हैं। इसके लिए हमें चार्जेस का जो यूनिट होता है वो हमें कम रखना पड़ता है। तो ये था बेसिक कि यूनिट ऑफ चार्जेस किस तरह से लिखना चाहिए। तो इसलिए हम इनको डायरेक्टली कॉलम्स ने बहुत ही कम बार लिखते हैं, क्योंकि जिसके वजह से फोर्स जो होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। तो ये था बेसिक कि चार्जेस को किस तरह से लिखा जाता है, या तो फिर ये माइक्रो कॉलम या तो फिर नैनो कॉलम में मैक्सिमम टाइम क्यों प्रोवाइड करते हैं। अब सेकंड देखेंगे कि इन्हें अगर हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम के लिए इनके यूनिट्स क्या होंगे। तो बेसिकली जब हम चार्ज को लिखते हैं 1 कॉलम और इसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो सीजीएस में, तो सीजीएस में आप इसे दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। एक तो आप इसे लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻⁹, 3 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो ये सीजीएस का यूनिट है। तो इसे हम बहुत सी बार स्टैटिक यूनिट भी लिख देते हैं, स्टैटिक
कोलम लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं हम स्टैटिक कोलम, दैट इज 3 × 10⁹ के फॉर्मेट में। लेकिन अगर आप इसे EMU में लिखना चाहते हो तो ये हो जाता है 1/10 और इसे लिखते हैं आप EMU, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और यहाँ पे होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इस तरह से दो फॉर्मेट में CGS में कन्वर्जन हो सकता है। ये था पूरा SI सिस्टम, और SI से CGS में कन्वर्ट करना है तो आप दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, या तो उसे ESU या तो फिर उसे EMU, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे हम बहुत सी बार स्टैटिक कोलम के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो आप इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये थे बेसिक हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम SI टू द CGS सिस्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थे। नाउ स्टूडेंट्स, तो देखो अब हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये सुपरपोजिशन यानी कि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ते हैं, वेव्स में भी पढ़ते हैं, एंड SHM जो होता है वेव्स से रिलेटेड उसमें हम सुपरपोजिशन पढ़ते हैं। सुपरपोजिशन यानी कि बेसिकली कॉम्बिनेशन, वहाँ पे हमें एडिशन करना होता है। लेकिन आप एडिशन किस तरह से करोगे इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रिंसिपल में दिया होता है। समझो कि हमारे पास यहाँ पे कुछ चार्ज है Q1, और इसके साइड में और एक चार्ज हो गया Q2, यहाँ पे हो और नंबर ऑफ चार्जेस कंसिडर करेंगे Q3 Q4, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे 4 चार्जेस को हमने कंसिडर किया। तो अब देखो Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, एट द सेम टाइम Q3 Q1 के ऊपर एंड Q4 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाने वाला है। इसी कंडीशन में Q2 Q3 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा एंड एट द सेम टाइम Q4 के ऊपर भी, यानी कि यहाँ पे जितने भी चार्जेस है हर एक चार्ज आप इसके सराउंडिंग में जितने चार्जेस प्रेजेंट होने वाले उनके ऊपर वो अपना एक फोर्स लगाएगा। एट द सेम टाइम अदर चार्जेस जो होने वाले वो भी उसी के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। तो इस केस में हमें फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन चार्ज 1। यहाँ पे जो चार्ज Q1 था इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना आता है वो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली कोलम्स लॉ के अनुसार हम जो फोर्स होता है वो फॉर्मूला रख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे लाइन से तो Q2 किसके ऊपर फोर्स एक्ट करने वाला है Q1, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस तरह से, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1/2। तो इस कंडीशन में इसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/3, एंड इस केस में ये डायरेक्शन हो जाएगा इस तरह से, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/4, ठीक है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन निकाल दी कि फोर्स का डायरेक्शन क्या हो सकता है। अगर हम एक्चुअल में इस फोर्सेस का डायरेक्शन इलोंगेट कर देंगे तो यहाँ पे बेसिकली मैं साइड में यहाँ पे बनाता हूँ Q1 चार्ज, ये फोर्स स्ट्रेट जाने वाला है इसलिए ये इसका डायरेक्शन फोर्स F12, ठीक है। ये फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसको पैरेलल मैंने निकाल दिया, फोर्स F13 एंड दिस इज मूविंग लाइक दिस तो ये हो गया फोर्स F14, ठीक है। तो जो Q1 था Q1 के ऊपर 3 फोर्सेस आ गए, तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना होता है Q1 के ऊपर। तो अगर हमें ये निकालना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अब देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर कोई भी एक चार्ज होता है एंड इसके ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस अपना फोर्स एक्ट करते हैं तो उस केस में इसके ऊपर जो टोटल फोर्स होगा वो टोटल फोर्स आपको ऐड करना होगा सम ऑफ वेक्टर फोर्सेस, जो भी यहाँ पे फोर्सेस है उनका आपको सम लेना है। लेकिन आप उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसके वजह से आपको वहाँ पे उसका वेक्टर सम लेना पड़ेगा, यानी कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये वेक्टर सम नहीं समझ में आ रहा तो अपन एक सिंपल एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, ठीक है। सेम एग्जाम्पल उससे रिलेटेड, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 का वैल्यू 10 माइक्रोकोलम, इस साइड में हम कंसिडर करेंगे Q3 का वैल्यू भी कंसिडर करेंगे 10 माइक्रोकोलम। तो अब देखो यहाँ पे दूरी 2 मीटर, इस साइड भी दूरी कंसिडर करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 2 मीटर। तो Q1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स बनाएगा,
ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा F12। एट द सेम टाइम इस साइड से भी इसके ऊपर कुछ फोर्स आने वाला है इस डायरेक्शन में, वो फोर्स हो जाएगा फोर्स F13। ठीक है, तो देखो आप फोर्सेस के डायरेक्शन, एक लेफ्ट में जा रहा है तो एक राइट की तरफ जा रहा है, और दोनों भी फोर्सेस का वैल्यू जो होगा F12 एंड F13 वो इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अगर आप Q1 के ऊपर टोटल फोर्स पूछा जाएगा तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये हो जाएगा F12 प्लस F13। अगर इस बारे में सोच रहे तो ये क्या हो जाने वाला है, रॉन्ग, क्योंकि हमने यहाँ पे इनका डायरेक्टली बेसिक सम कर दिया ऐड। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको सम ही करना है, लेकिन सम क्या होना चाहिए, वेक्टर सम, यानी कि उसका आपको डायरेक्शन कंसिडर करना है। तो ये जा रहा है राइट, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन ये तो टुवर्ड्स द सॉरी, पहला वाला जो था F12 ये राइट की तरफ जा रहा है, तो राइट की तरफ जो फोर्स जाता है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, लेकिन जो फोर्स लेफ्ट की तरफ जाता है उसे हमें निगेटिव लेना पड़ता है, तो ये हो जाएगा माइनस। लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम, तो ये हो जाएगा 0, इस केस में हो जाएगा 0। तो Q1 के ऊपर टोटल फोर्स कितना हुआ, 0। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस केस में यहाँ पे इसके ऊपर 3 फोर्सेस आ रहे, लेकिन तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या था, अलग अलग। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको तो F14, F12 एंड F13 की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि इनका वैल्यू कितना है। फिर आप इसको अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, अलोंग द हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस को रिजॉल्व कर दोगे, और उसके बाद इसका रिजोल्यूशन करने के बाद आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई लेना पड़ेगा, एंड फाइनली आप वहाँ पे Q1 के ऊपर टोटल कितना फोर्स आता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था बेसिक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पार्टिकल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट when number of charges exerting a force on a particular charge, then the resultant force on that particular charge must be equal to vector sum of all the forces exerted on that charge ड्यू टू द नंबर ऑफ फोर्सेस। जो भी नंबर ऑफ फोर्सेस है वो उस चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाने वाले उनका हमें वेक्टर सम लेना पड़ेगा। दैट इज द बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो वो वर्डिंग में तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन असल में क्या होता है, तो आपको जो सम करना है वो सम आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उनको ऐड नहीं कर सकते। तो ये था बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आपको इसको देखना है कि ये किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बेसिकली क्या हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुछ न्यूमेरिकल आ सकता है। किस तरह से आ सकता है कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर वर्टिसेस के ऊपर या तो फिर हर कॉर्नर के ऊपर कुछ चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, और आपको कहा जाता है कि Q1 के ऊपर टोटल कितना फोर्स लगता है वो फोर्स आप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अगर आपको Q1 के ऊपर पूछा जा सकता है, Q2 के ऊपर भी पूछा जा सकता है, या तो फिर Q3 के ऊपर भी, तो बेसिकली ये डिस्टेंस, हर डिस्टेंस क्या होने वाला है, सेम। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो ये R, ये R, ये भी R हो जाएगा। तो अगर हमें निकालना है फोर्स Q1 के ऊपर, तो ये हो जाएगा इस तरफ जाने वाला डायरेक्शन। ठीक है, और सेकंड डायरेक्शन जो होगा वो इस तरह से होगा, यानी कि आप इसे बेसिकली घुमाते हो एट पर्टिकुलर एंगल, तो Q1 अगर चार्ज इस तरह से होगा तो यहाँ पे ऐसे 2 फोर्सेस होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये जो था ये था F12 और ये हो जाएगा F13। ठीक है, तो इसके लिए आपको दोनों के बीच का एंगल भी ज़रूरी है, तो वो एंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कंसिडर यहाँ पे एंगल कितना आता है, थीटा आता है। तो आपके पास F12 का वैल्यू भी है, F13 का भी वैल्यू। अब ये वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, आपको निकालना है F12। तो आप F12 को किस तरह से निकालोगे, F12 के लिए आपके पास 2 चार्जेस है, Q1 एंड Q2। तो ये वैल्यू होगा बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल k। ठीक है, इनटू यहाँ पे हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम r²। तो इस तरह से आप F12 का वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, F13 का वैल्यू। तो ये फॉर्मूला फिर से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल k इंटू ब्रैकेट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय r²।
क्योंकि इन दोनों के बीच का जो सेंट्रल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है r, तो हर केस में हमने वो डिस्टेंस r ही कंसिडर किया। तो बेसिकली यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एंगल पता चलता है। तो आपको यहाँ पे फोर्सेस पता चल गए, तो आप क्या करोगे, इस फोर्स को रिजॉल्व कर दोगे। जो F13 था इसको x डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दोगे और यहाँ पे y डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों को x एंड y डायरेक्शन में रिजॉल्व करने के बाद आप उसका आंसर निकाल सकते हो। या तो फिर आपको जो वेक्टर में आपने पढ़ा था पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट। तो आपके पास दो है, या तो फिर आप पैरेललोग्राम का यूज करो या तो फिर आप इसको रिजॉल्व करने के बाद कैलकुलेट करो, बोथ आर द सेम। तो इस तरह से हम बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो ये था बेसिक 3 पार्टिकल के लिए, लेकिन हमारे पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते तो उनके लिए भी हम लिख देंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। कि आपके पास अगर समझो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कैपिटल M लिख दिया, n नंबर ऑफ पार्टिकल, और आपको फोर्स निकालना है Q1 के ऊपर, आपको टोटल फोर्स निकालना है। तो आप क्या लिख सकते हो, फोर्स ऑन 1 इक्वल्स टू बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू यहाँ पे लिखना पड़ेगा फोर्स ऑन 1 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो होगा वो होगा बिटवीन द 1 एंड 2, तो हम इसे लिख देंगे R21 इसका स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम होता है तो आपको वो R² भी लिख सकते हो, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय फोर्स कहाँ से कहा जा रहा था, Q3 एक्सर्ट कर रहा था Q1 के ऊपर, तो हमें लिखना पड़ेगा R31 उसका स्क्वायर, ठीक है। प्लस ऐसे करते 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 आपको लास्ट टर्म लेना पड़ेगा यंथ वाला, तो यंथ वाला क्या हो जाएगा, सिमिलरली Q1 इंटू QN लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय RN से लेके 1 तक, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के से। तो पूरे टर्म में कॉमन क्या निकलने वाला है, कॉमन निकलने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1, ये पूरा कांस्टेंट होगा। चेंज क्या होने वाला है, ये Q2 एंड डिस्टेंस, तो आप इसको कॉमन निकाल सकते हो। तो इसको कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू ब्रैकेट Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर प्लस लिख सकते हो यहाँ पे Q3 डिवाइडेड बाय R31 का स्क्वायर प्लस आखिरी स्टेप हो जाएगा Qn डिवाइडेड बाय Rn1 का स्क्वायर। तो ये था बेसिक कि किस तरह से नंबर ऑफ चार्जेस के लिए आप इसे लिख सकते हो। आपको अगर समेशन के फॉर्म में लिखना भी है तो ये पूरा टर्म कॉमन हो जाएगा और इसके बाद आपको लगेगा समेशन। तो समेशन के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा समेशन ऑफ, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा Q, और देखो यहाँ पे Q2 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे I हो जाएगा QI एंड I वेरीज फ्रॉम 2 टू अप टू कहाँ तक जा रहे हैं हम, तो हम जा रहे हैं 1 तक, सॉरी कैपिटल N तक, क्योंकि उतने हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस है। तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू 2 टू अप टू N डिवाइडेड बाय RI1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसे बेसिकली लिख सकते हो कि अगर आपको समेशन के फॉर्मेट में लिखना है तो I यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट होगा 2 से लेके आखिरी नंबर N तक, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हमने कंसिडर किए थे। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। नाउ वी आर डीलिंग विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक एरिया या तो फिर एक रेंज है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी
हो सकती है या तो फिर इलेक्ट्रिक लाइंस पॉसिबल है। तो बेसिकली इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ डॉग। ठीक है, जो भी पालतू कुत्ते होते हैं, ठीक है, उनका एक रेंज होता है। किस तरह से, उसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। समझो यहाँ पे ये पूरा एक घर है, मकान, और इसका ये पूरा कंपाउंड हो गया। तो इसके अंदर जो भी कुत्ता होने वाला है, जो भी कुत्ता होगा इसके अंदर बेसिकली, तो उसका एक रेंज होता है। ठीक है, ये तो हमने आदमी निकाल लिया। तो यहाँ पे जो भी कुत्ता होगा वो क्या कर सकता है कि अगर कोई भी इस कंपाउंड के अंदर आने की कोशिश करता है तो वो भौंकना चालू हो जाता है। लेकिन समझो अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा होगा तो वो इसके ऊपर भौंकने वाला नहीं है, लेकिन सडनली अगर वो पर्सन इस कंपाउंड के अंदर आने की कोशिश करता है, एंट्री करने की कोशिश करता है, तो ये कुत्ता क्या करता है, उसके ऊपर भौंकना चालू कर देता है। यानी कि इस कुत्ते का भी एक फील्ड है, वो उसके फील्ड के अंदर अगर कोई आता है तो वो अपना दबाव उसके ऊपर बनाना चाहता है, यानी कि ही अटैक्स ऑन हिम, यानी कि वो अपना फोर्स उस पर्सन के ऊपर लगेगा। सेम प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। जो चार्ज होता है, हम अगर बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q, तो ये चार्ज Q क्या करता है कि ये अपने आसपास एक अपना खुद का फील्ड डेवलप कर लेता है हर डायरेक्शन में, चाहे वो लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, अपवर्ड हो या तो फिर डाउनवर्ड हो, वो हर साइड अपना एक फील्ड डेवलप कर लेता है। अगर कोई भी उस फील्ड के अंदर आने की कोशिश करता है तो वो उसको अपोज कर सकता है या तो फिर अट्रैक्ट कर सकता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अदर चार्ज। ठीक है, समझो हमारे पास यहाँ पे जो Q था ये पॉजिटिव इन नेचर था, तो इसका ये रेंज होगा। अगर हम इसके हर एक रेंज को ज्वाइन कर देंगे पूरे पॉइंट्स को, तो यहाँ पे एक स्पीयर फॉर्म होने वाला है, यहाँ पे एक स्पीयर फॉर्म होगा। यानी कि इस स्पीयर के बाहर इसका कुछ भी असर नहीं है, इसका जो एरिया, इसका जो पोटेंशियल है इस स्पीयर के बाहर नहीं है। तो इसने अपना एक एरिया बना लिया जिसे हम कहते हैं बेसिकली फील्ड। और इस फील्ड के अंदर ये क्या जनरेट करता है, तो इस फील्ड के अंदर ये खुद की इलेक्ट्रिक लाइंस जनरेट करता है, ये खुद की इलेक्ट्रिक लाइंस जनरेट करता है। समझो हमारे पास दूसरा एक चार्ज है जो है Q0, Q0 लिख देते हैं, और इस चार्ज को हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। इस चार्ज को हम कहने वाले टेस्ट चार्ज, जो टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। तब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो टेस्ट चार्ज होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना छोटा रखते हैं कि इसका असर दूसरे चार्ज के ऊपर नहीं होता, इसका असर किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर नहीं होता। लेकिन जो सेकंड वाला चार्ज है दूसरा, उसका असर इस Q0 के ऊपर हो सकता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए जो चार्ज हम लेते हैं वो चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। तो हमने एक टेस्ट चार्ज लिया जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही नेग्लिजिबल है। अगर ये टेस्ट चार्ज को हम इस पोजीशन के ऊपर रख देंगे तो उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जैसे हम इस चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं Q0 को, तो इस Q0 के ऊपर एक फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज अप्लाइड बाय दिस Q। तो ये जो Q था यहाँ पे, ये Q इस Q0 के ऊपर एक फोर्स लगाता है। तो वो जो फोर्स होता है वो कहाँ तक लगाता है, यहाँ तक। अगर ये अंदर आने की कोशिश करेगा तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा इसी के ऊपर, Q0 के ऊपर। लेकिन जैसे ही Q0 इस बाउंड्री को छोड़ के यहाँ पे आ जाता है तो उस टाइम ये उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता। यानी कि कोई भी जो चार्ज होता है उसके सराउंड में वो चार्ज अपना खुद का एक फील्ड डेवलप कर देता है, जिसे हम बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था उसी तरह से हमने यहाँ पे भी एक एग्जांपल देके समझाया कि अब ये फील्ड किस तरह से डेवलप होता है। तो ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी है। हर चार्ज में एक प्रॉपर्टी होता है कि वो अपना एक फील्ड बनाता है, और उस फील्ड जो होता है उसका शेप स्फेरिकल होता है। यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो ये इक्वल डिस्टेंस होगा। अगर इस साइड में ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा तो हर साइड में ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो स्फीयर बना उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अब बेसिकली कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया, लेकिन एग्जैक्टली फिजिक्स के टर्म में या तो फिर मैथमेटिकल फॉर्म में इसको किस तरह से लिखा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो Q था इसने इसके ऊपर क्या एग्जर्ट किया,
फोर्स एग्जर्ट किया, उसके लिए जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे r, उसके बाद वो फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता। तो हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज के लिए हम यहाँ पे Q0 लिख देंगे बाय Q, तो ये फोर्स हो जाएगा, हम यहाँ पे कैपिटल K लिख देंगे, कैपिटल K इनटू, क्योंकि ये हमें समझने के लिए आसान हो जाएगा, हर टाइम 1/4πε0 K लिखना थोड़ी बड़ी स्टेप हो जाती है, तो K इंटू Q1 इंटू Q0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो ये बेसिक हो गया वैल्यू, ठीक है। तो ये था फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q0 दैट इज टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? According to mathematical steps, electric field is the force per unit इसलिए divided by per unit charge, force per unit charge is called as electric field, is called as electric field। तो ये था बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय कैपिटल E एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। जो भी चार्ज होता है तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज द फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला जगह बेसिकली F डिवाइडेड बाय हमारा फोर्स किस चार्ज के ऊपर लगा था, तो टेस्ट चार्ज Q0 था, इसलिए लिख देंगे Q0। तो ये था बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब बेसिकली जब तक ये चार्ज नहीं होगा तो इसका डायरेक्शन हर दिशा में होने वाला है, यानी कि ये अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट हर एंगल में ये अपना फील्ड बनाता है। लेकिन जब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो समझो यहाँ पे अगर Q0 आता है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कौन जा रहा था, इस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा था, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने डायरेक्शन देख लिया। अब इसका यूनिट, अगर आप यूनिट निकालोगे तो यहाँ पे फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड चार्ज का कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा कि इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा तो उस इलेक्ट्रिसिटी में वोल्ट पर मीटर, अब ये यूनिट किस तरह से आया, इसके लिए हमें और एक एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा, उसके अंदर हम इसका यूनिट समझ सकते हैं। तो इसके दो यूनिट हो गए, न्यूटन पर कूलम जो यहाँ से लिखा है, इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन करना है, उसमें हम देखेंगे कि वोल्ट पर मीटर किस तरह से आता है। तो ये था बेसिक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है एंड इसका यूनिट क्या है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को और इलेबोरेट करना चाहते हो, एक्सपांड करते हो, तो ये और भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास फोर्स का वैल्यू है तो हम फोर्स का वैल्यू रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स का वैल्यू K इंटू Q0 इंटू Q डिवाइडेड बाय Q0 R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0, ठीक है। तो यहाँ पे Q0 कैंसिल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है K इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये था बेसिक फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करेंगे फोर्स एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो हमारे पास फोर्स होता है कैपिटल K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K, कोई भी एक चार्ज लेना पड़ेगा, Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इन बोथ केसेस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि फोर्स एंड E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर किसी भी केस में जो क्वांटिटी दिया है वो क्वांटिटी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर, देन इट इज कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी तरह से अगर हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स F, तो F इक्वल्स टू हम लिख देते हैं GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
तो यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते थे। ऑल दिस थ्री फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब यहाँ पे इस केस के लिए अगर हम डिस्टेंस जो होता है इसको बढ़ाएंगे, इफ वी इंक्रीजेस अ डिस्टेंस देन इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो बेसिकली देखो, अगर कोई भी चार्ज होता है तो हम उससे जितना ज़्यादा दूर होंगे तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, लेकिन आप अगर उस चार्ज के नियरर हो तो उस केस में आपके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से होता है एप्लीकेबल फॉर फोर्स। अगर आप बहुत दूर हो चार्ज से तो आपके ऊपर फोर्स कम होगा, लेकिन जैसे आप चार्ज के पास जाते हो तो आपके ऊपर क्या बढ़ने वाला है? फोर्स बढ़ने वाला है। तो ये था बेसिक की सिग्निफिकेंस, जिसे हम कह सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो इसके अंदर 3 टाइप्स होने वाले। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि जिस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन में। हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड सेकंड डायरेक्शन, ये होते हैं सेम। यानी कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, तो हर केस में डायरेक्शन जो था इट इज टुवर्ड्स द राइट, एंड इसका मैग्नीट्यूड भी जो था वो अगर इक्वल होता है तो इसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड क्या होगा? अलग अलग, एंड डायरेक्शन भी क्या होंगे? अलग अलग। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड सेम भी रहा लेकिन डायरेक्शन अगर अलग अलग होती है तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करें। एक डायरेक्शन ये वाला इस तरह से, इस तरह से, अगर कोई इस अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इसे कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड थर्ड केस इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट की तरफ या तो फिर उससे दूर डायरेक्ट होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ऐसे फील्ड को हम कहते हैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो इस तरह से कि इस केस में क्या हो रहा है कि पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस जो थे ये इससे पॉइंट से आगे जा रहे थे, दैट इज द सोर्स, लेकिन ये टुवर्ड्स द पॉइंट भी हो सकते इस तरह से, इट इज एक्टिंग लाइक दिस। तो इस तरह से हम ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो हमने 3 पॉइंट्स के बारे में बात की, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे जो लाइंस बन रहे हैं तो इन लाइंस को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये लाइन का पैटर्न किस तरह से ड्रॉ करना है, निगेटिव चार्ज होता है तो उसके लिए किस तरह से ड्रॉ करना है, वो हम देख लेंगे इसके प्रॉपर्टीज में।